बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शम्सी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा हो रही हैं। कश्मीर के इलेक्शन हुए, कश्मीर के इलेक्शन के बाद पनामा के मामले में तहरीक का ऐलान हुआ, तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो कि पनामा के अगेंस्ट एहतजाज शुरू होने वाला है पनामा लीक्स के हवाले से। और साथ साथ 7 अगस्त की तरफ जो हम बढ़ते चले जा रहे हैं तो वज़ीर आला की तब्दीली भी रूनुमा हुई सिंध में। अच्छा, ये जो तब्दीली वज़ीर आला की हुई है, देखना यह है कि ये चेहरे की तब्दीली ही साबित होगी या वहाँ पे कोई पीपल्स पार्टी की कोई पॉलिसी भी तब्दील होगी। वहाँ पे इन्होंने एक नौजवान वज़ीर आला का इंतखाब किया है, तो शायद एनर्जेटिक वज़ीर आला इनको चाहिए था। तो अगर तो इस सिलसिले में ये तब्दीली रूनुमा हुई है तो शायद आवाम का कुछ भला हो जाए। लेकिन साथ साथ एक और तब्दीली शायद होने जा रही है। वसीम अख्तर साहब ने 12 मई के हवाले से जो कन्फेशन स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद से लग ऐसे रहा है कि साथ साथ जैसे इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया मेयर के इलेक्शन का, वहाँ दूसरे मरहले का इलेक्शन का, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, तो देखना यह है कि 24 अगस्त को इलेक्शन है। तो क्या मेयर जो है वो जेल में रहते हुए मेयर बनेगा? क्या इलेक्शन हो पाएगा? क्या उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी बच गई है कि नामजद मेयर जो किए हुए हैं अल्ताफ हुसैन ने, वही MQM के मेयर बनेंगे कराची के? आज के ये मौजूआत हैं। मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू होंगे इन मौजूआत पे मोहतरम चौधरी वसीम अख्तर साहब, ये ITF के हेड हैं तहरीक इंसाफ के। वेलकम जी, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बड़ी मेहरबानी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मियाँ सैफुर रहमान साहब, द न्यूज़ से ताल्लुक़ है, हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, बड़ी मेहरबानी आप तशरीफ़ लाए सर। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़ज़ल हुसैन अवान साहब, नवाए वक्त से ताल्लुक़ है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत मेहरबानी जी, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर ममनून। चौधरी वसीम अख्तर साहब, पहले हम थोड़ा सा बात कर लें, तब्दीली की हमेशा आप बात करते हैं और तब्दीली रूनुमा हुई सिंध के वज़ीर आला की। कायम अली शाह की जगह पे एक शाह गया, दूसरा शाह आ गया, मुराद अली शाह। क्या समझते हैं कि ये सिर्फ चेहरे की तब्दीली साबित होगी या पीपल्स पार्टी कुछ पॉलिसीज़ में भी तब्दीलियां लेके आएगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी को पजीराई नहीं मिली कुछ अरसे से, वो उन्होंने हाथ धोए अपने वफाक से भी, फिर कश्मीर से भी। अब लग ऐसे रहा है कि अगर यही चाल उनकी रही तो सिंध से भी शायद उनको हाथ धोना पड़े। जी, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि PTI जो तब्दीली की बात करती है वो सिस्टम की तब्दीली है जी। जो सिस्टम इन सारी सियासी जमातों ने करप्ट कर रखा है, जिस सिस्टम में आपके 1 साल में 11 लाख लोग सिर्फ गंदा पानी से पीने से मर जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जिस सिस्टम के तहत आपके जो कर्जे हैं, जब से पाकिस्तान बना है तब से पूरे 67 ईयर्स में इतने कर्जे नहीं लिए गए थे जितने 3 साल में लिए गए, दुगने कर दिए गए। जिस सिस्टम के तहत आपका हर नामौलूद पैदा होने वाला बच्चा 1.25 लाख के कर्जे का मकरूज है, उस सिस्टम की तब्दीली के लिए बात करते हैं। जहाँ तक PPP का ताल्लुक है तो वो आपको सबको पता है कि जो कायम अली शाह साहब थे, उनकी हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी थी, अदारे सारे तबाह हो चुके थे, करप्शन थी, उधर बत्ताखोरी थी, सारे आप देख लें कूड़े के जगह जगह पे ढेर लगे हुए हैं, कोई निज़ाम ही नहीं रह गया था, क्योंकि अदारों के अंदर इस हद तक सियासी मुदाखलत थी और फिर वो जो सियासी मुदाखलत थी वो आगे करप्शन को लीड कर रही थी। तो ये असल बात होती है पॉलिसीज़ चेंज करने की और सिस्टम चेंज करने की। और मेरा नहीं ख्याल कि जो वज़ीर आला चेंज होने से ये सिस्टम चेंज होने वाला है या पॉलिसीज़ चेंज होने वाली हैं। PTI की पॉलिसीज़ वही हैं, पीछे लगाम जरदारी साहब के हाथ में है, वो जिस तरफ खींचेंगे ये घोड़ा उसी तरफ जाना है। वो घोड़ा बूढ़ा हो या जवान हो, जाना उसी तरफ है। जो जवान घोड़ा आ गया वो उस तरफ तेज जाएगा और वो रास्ता जो है वो तारीकी की तरफ ही जा रहा है। अच्छा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आला के चेंज होने से कोई भी उधर तब्दीली आने वाली है। अच्छा मियां साहब, आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपका एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस है कि अगर उन्होंने वहां पे लोगों को अगर कुछ रिलीफ नहीं देना तो फिर कायम अली शाह को ही रहने देते? देखिए, अगर पॉलिसियों की जब आप बात करते हैं तो अब पॉलिसीज़ की तब्दीली जो है वो इतना भी रोज़मर्रा का काम तो नहीं है कि कोई पॉलिसी बने फिर अगले रोज़ कोई और पॉलिसी बन जाए। ठीक है, पॉलिसियाँ तो जो बनाती हैं पार्टी की लीडरशिप की आदत होती है। जैसे अभी भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आसफ अली जरदारी भी एक पॉलिसी साज हैं, बिलावल भुट्टो हैं, या उनका एक कोर टीम है जहाँ बैठ के वो कुछ फैसले करते हैं, अपने मफादात को देखते हैं, अपनी तरजीहात को देखते हैं, उसके मुताबिक उसका तयन करते हैं।
कि हमने इस तरह सिंध को चलाना है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये हैं, हमने ये करना है और इस तरह नहीं चलाना, तो पॉलिसियाँ तो बनेगी क़यादत के यहाँ। ठीक। तो यकीनन ये है कि जैसे पार्टी, अब भी देखा जाए तो पार्टी डेमोक्रेसी का सिस्टम है, तो पार्टी जो है वो प्रिवेल कर जाती है अपने वज़ीर आला पे, या ये बरक्स इसके कि किसी और जगह पे जैसे पंजाब के वज़ीर आला हैं वो पार्टी पे प्रिवेल कर जाते हैं। ठीक। यानी पार्टी पे उनको फौकियत हासिल है जी। तो वहाँ पे पार्टी को फौकियत हासिल है, तो मुराद अली शाह जो है वो ज़ाहिर है पार्टी पॉलिसी को ही अपनाएंगे। अलबत्ता ये आप कह सकते हैं कि अगर इस वक्त ये समझ लिया है हुकूमत, इस वक्त आसफ अली जरदारी या पार्टी की क़यादत, कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया माजी में, और उसमें उनकी कोताही या मोमरी जो है, ज़्यादा उम्र होना, बुजुर्गी, ये हायल थी, या उनका अच्छा, दो चीजें हैं ना, एक तो ज्यादा उम्र होना, एक तवीलुल उम्र होना। तवीलुल उम्र होना एक ये है कि उनका थोड़ा सा एक लेकर डिजिकल जिसे कहते हैं ना कि तो साहिल पसंद भी बजाय वो दिखाई दिए, ठीक है, यानी डिलीवर नहीं कर सके। तो शायद ये भी उनके ज़हन में है कि नौजवान की आदत या एक इस तरह फाल की आदत आए तो वो कुछ काम करके दिखाए। पॉलिसियाँ तो वही होती हैं, बाद का पॉलिसी को महमेज लगाना, उसमें टाइम लिमिट मुकर्रर करना, फिर आपने आंख दिखा के काम भी लेना है, ठीक, और वहाँ भी शायद उंगली उठानी पड़े जिस तरह यहाँ पे शहबाज शरीफ उठाते हैं जी। तो ये है कि इस तरह काम चलाने के लिए शायद ये मैं समझता हूँ। अच्छा, काम चलाने के लिए फजल हुसैन अमान साहब, दो चीजें हैं, यानी आपको भी पता है कि कायम अली शाह साहब के बारे में एक चीज़ मशहूर है कि वो ठंडा नशा करते थे। वो अपना ये गर्म नशा करने वाले जो लोग आए हैं, क्या ये वो तब्दीली दे सकेंगे? ये एनर्जेटिक जो, हाँ, आपने एनर्जेटिक की बात की है, अगर तो कोई दौड़ शौड़ लगानी है, कोई ऐसा मुकाबला करना है, फिर तो उनसे ये बेहतर है। वैसे नौजवान ये भी नहीं है, उनकी 54 ईयर इनकी भी एज है, अपने बालों को कलर शर्व लगा के वो ज़रा जवान नज़र आते हैं, लेकिन कायम अली शाह के मुकाबले में वो वाकई आप उनको नौजवान कह सकते हैं कि सिर्फ 90 साल बंदा है या 85-84, और दूसरे मुकाबले में 54 ईयर वाला बंदा आ गया, उनके मुकाबले में ये नौजवान है। और लेकिन उसमें मुझे समझ नहीं आती कि 3 साल बाद, 3.25 साल बाद पीपल्स पार्टी को क्यों ज़रूरत पेश आ गई कायम अली शाह को बदलने की। और ये देखें कि कायम अली शाह वो कुछ नहीं करने वाले, मुराद अली शाह साहब कुछ नहीं कर सकेंगे अपनी मर्ज़ी से, वही कुछ होगा जो बिलावल चाहेंगे, वही कुछ होगा जो आसफ अली जरदारी चाहेंगे। वो क्या चाहते हैं आपके सामने है। नहीं, अगर जो आसफ अली जरदारी ने चाहना है वही कुछ होना है, तो फिर बिलावल को मुराद अली शाह को लाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये जरा बताइए, क्योंकि कायम अली शाह कर रहे थे। हाँ, यही मैं आसानी के साथ कर यही मेरा सवाल है कि अच्छा, आपने एक नई बात भी बता दी है कि ये बिलावल लाए हैं, वो कायम अली शाह साहब उनके बंदे थे। ये ऐसा ही है। हाँ, तो अगर बिलावल लाए हैं तो बिलावल और जरदारी की पॉलिसियों में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। नहीं आता, क्योंकि बिलावल ने हमेशा अपने बाप की हमायत की। उन्होंने कहा जी मैंने अपने बाप से सीखा है। बाप से क्या सीखा है, बल्कि पार्टी के लोगों ने आसफ अली जरदारी से क्या सीखा है, करप्शन सीखी है, लूट मार सीखी है, सरे महल बनाना सीखा है, यही चीज़ें। और करप्शन को देखें, आसम, वो क्या नाम है उनका, डॉक्टर आसम, उनके पीछे जिस तरह से आसफ अली जरदारी खड़े थे, पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है, क्योंकि जरदारी उनके पीछे हैं। बिलावल भी वही बात कर रहे हैं जो वो ये कर रहे थे। और आपने फिर वो सयाल साहब, उनके एक वो कार ख़ास को देख लिया जिसने बाकायदा धमकी दी कि आप आसम इसको डॉक्टर आसम को छोड़ दें और वो सज्जाद अली शाह साहब का उनका बेटा वापस ले जाएं। ठीक है। अच्छा, जब आपके इस तरह के लोग इस हुकूमत में मौजूद हैं तो उसमें मुझे नज़र नहीं आता कि सवाए चेहरा तब्दील करने के वहाँ कोई पॉलिसी तब्दील होगी। और बाकी बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की साख बहाल करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो भी जैसे कश्मीर में वो गए हैं, बड़ी उम्मीद बांधी हुई थी पीपल्स पार्टी ने और तहरीक इंसाफ वालों ने भी। अच्छा, वहाँ पे कुछ नहीं, वो मुस्लिम लीग नून ने बिल्कुल सफाया कर दिया। नहीं, लेकिन तो एक पॉलिसी तब्दीली मुझे नज़र आई। जरदारी साहब इतना ठोंक बजा के नून लीग की कभी उन्होंने मुखालफत नहीं की। मोदी का यार भी नवाज शरीफ को कह दिया गया और वो बिलावल ने कहा। पनामा का हिसाब भी बिलावल ने मांगा। और क्या आप ये तब्दीली नहीं समझते कि वो कहते हैं पनामा का हिसाब लेने के लिए हमें इमरान खान के साथ अगर एक कंटेनर पे खड़ा होना पड़ा तो वो जरदारी नहीं कहते, वो बिलावल कहते हैं। इससे बड़ी मुनाफिकत मैं कहता हूँ कि सियासत में बहुत कम देखने में आई है। खुर्शीद शाह साहब क्या कहते थे, आखिर में क्या कर गए? कश्मीर की बात कर रहे हैं, मोदी के यार की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसियाँ क्या है कश्मीर के बारे में? ठीक, वो भारत को कौन वो मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देने के लिए बेताब हो रहा था। सर फिर जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? इन स्टेटमेंट्स की जरूरत क्या है?
सिर्फ कश्मीर में इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक है, और पार्टी की साख बहाल करने के लिए। अच्छा जी, वसीम अख्तर साहब, ये जो कंटेनर पे पनामा का हिसाब लेने के लिए बिलावल साहब आपके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, इसको आप तब्दीली नहीं समझते पीपल्स पार्टी की पॉलिसी की? देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले दिन से ही करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रही है, ठीक है, और हमें खुशी है कि इस मरतबा बहुत सारी जमातों ने हमारे नज़रिए की तायीद की है और उस तायीद के लिए हमायत का ऐलान किया है, तो हम उसको खुश आमदीद कहते हैं। अभी ये डिपेंड करता है कि उनकी जो हमारे नज़रिए की तायीद है वो अपने मफादात के लिए है या कि कौम के लिए है, ठीक है। तो जो जैसे चीज़ें जैसे आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, खुर्शीद शाह साहब के मामलात, उनका बैक फुट पे चले जाना, PTI का कब पहले यकदम से आगे आके बयान देते हैं, फिर बैक फुट पे हो जाते हैं, फिर अंदरूनी खाते लंदन में मुलाकातें होती हैं, दुबई में मुलाकातें होती हैं, तो ये अभी एक मुअम्मा है। ऐसे लगता है कि PPP जो है शायद अपने मफादात की जंग लड़ रही है, अभी भी वो मुल्क कौम के अवाम के लिए नहीं लड़ रही है। जहाँ तक PTI का सवाल है, हमने हमेशा से ये अहद किया है, हमने सच्चे दिल से मुल्क कौम के लिए लड़ाई का बेड़ा अपने सर पे लिया है, और सारी जमातें हमारे साथ आती हैं तब भी, नहीं आती तब भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये सवाल के जाऊंगा मियां सैफुर रहमान के साथ कि इमरान खान साहब की जो एज है वो 60 प्लस है और बिलावल की जो है एज अंडर 30 है, यानी 25 ईयर्स ओल्ड है। तो क्या नौजवानों का लीडर इमरान खान है या बिलावल भुट्टो है? क्या कंटेनर पे खड़े होने के बाद बिलावल की पॉपुलैरिटी में इजाफा नहीं हो जाएगा? वो ट्रैप नहीं कर लेगा नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर लेगा करप्शन के नारे के ऊपर? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मियां सैफुर रहमान साहब से सवाल मैंने किया है कि बिलावल की तहरीक जो करप्शन के अगेंस्ट है, अगर वो कंटेनर पे आ जाते हैं इमरान खान के साथ, तो क्या नौजवानों को वो ट्रैप नहीं कर लेंगे अपनी तरफ? नहीं, देखें शमसी साहब, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि नौजवानों की कशिश के लिए नौजवान ही वहां मौजूद हो। अच्छा, ये अपील तो आपके मैसेज की है, आपके पैगाम की है, और किस तरह से आप कन्वे करते हैं, और किस तरह से आप कन्वे करते हैं, क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, तो ये सारी बात बड़ी अहम है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो करिश्मा साजी का एक दौर था, जैसे एक दौर था जुल्फकार अली भुट्टो और सारे जी क्रिज्मेटिक लीडर, सोएकार्नो थे उधर इंडोनेशिया में, और वो बड़ा मशहूर थे जी, बड़े वो गैल्वनाइज कर लेते हैं मॉब को, जब खड़े होते हैं क्राउड जो है वो सारा लब बैक कहता है उनको। वो अब ठीक है, अब भी लोग बड़े बड़े जादू असर रखने वाले, तकारीर करने वाले मुकर्रीन तो होते हैं दुनिया में, लेकिन अब थोड़े से लोग प्रैग्मेटिक भी हो गए हैं, अब जरा हकीकत पसंद भी हो गए हैं। अब पैगाम देखते हैं, क्रेडिबिलिटी देखते हैं कि आप में वो वर्थ है कि नहीं डिलीवर करने की, कि आप सिर्फ माजी का पितरम सुल्तान बूथ और पुराना वही कोई नारा लेके चल रहे हैं कि जी हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी और आप हमें वोट देंगे तो आगे जाके। तो ये करिश्मा साजी एक महज एक फैक्टर अब नहीं रह गया वो, यानी करिश्मा साजी जो है वो एक फैक्टर है। ठीक रह गई ये बात कि वो आएंगे और कंटेनर पे खड़े होंगे, अपनी अपनी अपील है दोनों की। लेकिन अभी तक जो इमरान खान काम कर चुके हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी काफी हद तक लोगों को मोबिलाइज, रायमा को हमवार किया और अपने हक में किया, और नौजवानों को खास तौर पर उनकी, यानी उनकी बात में अभी तक कुछ अपील रही है, ठीक हद तक एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस है अवाम। अब जाके थोड़ा सा तिलस्म उनका टूटा कि कुछ मामला धरने दिए, सिटिंग्स किए, उसके डेडलाइंस दी और बहुत सी चीजें हासिल जो नताइज से मतलूबा ना हो सके। ठीक, लेकिन वो चूंकि उनकी तहरीक अभी दबी नहीं है, अभी उसकी चिंगारी बाकी, अभी चिंगारी बाकी। अच्छा, अपना अवान साहब, मुझे ये बताइए कि 4 सीटों के ऊपर धरना, मुझे थोड़ा से 2 एंगल हैं इसके। उसकी नाकामी को मैं नहीं ये समझता कि इमरान खान की कोई नाकामी है। अब जो बेसिकली धरना या आगे जो कुछ होने जा रहा है वो अवाम की नब्ज पे हाथ है। किस तरह से करप्शन वाकई आम है, इंसाफ लोगों को मिल नहीं रहा, वादे जो किए थे इस हुकूमत ने वो पूरे नहीं किए, बच्चे अगवा हो रहे हैं, कानून की अमलदारी मौजूद नहीं है। अगर इस इशू पे करप्शन के अगेंस्ट यानी धांधली को छोड़ के इमरान खान निकलता है तो क्या आपको एक डिफरेंट इमरान खान नजर आएगा?
नहीं, धांधली को छोड़ के आप कहते हैं दूसरे मसाइल को जो जेन्युइन मसाइल है। अच्छा, जेन्युइन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन है। ठीक है। और उसको इमरान खान ने जिस तरीके से एक्सपोज किया है सियासतदानों को, बिल्कुल दुरुस्त किया है। ठीक। मैं ये नहीं समझता, लेकिन ये भी एक अपनी जगह के ऊपर हकीकत है कि तहरीक इंसाफ जैसी मासूम पार्टी भी कोई नहीं है, इसके ऊपर भी बात हो सकती है। तो जिस तरीके से इमरान कौन सी वाले मासूम है जो गूंगी को मासूम कहा जाता है पंजाबी से? वो मैं इसकी भी ज़रा वजाहत कर देता हूँ। जरा कर दीजिएगा। हाँ, अच्छा, तो मासूम ऐसा वाले से है कि ये क्योंकि जिस पार्टी को आप मासूम कह रहे हैं, जरा इमरान खान के राइट लेफ्ट देखें, शेख रशीद साहब भी हैं। हाँ, अच्छा, वो उनकी पार्टी के नहीं हैं, लेफ्ट राइट पार्टी है। अच्छा, मासूम मैं ऐसा वाले से कह रहा हूँ, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा थोड़ी देर पहले कि जिस तरीके से पहले बात हुई है करप्शन के हवाले से, ये देखें कि पनामा लीक्स को इमरान खान ने जिस तरीके से उठाया है, हाँ। और उसमें दूसरी पार्टियां शामिल हो गई, लेकिन वो अपने मुफादात के लिए शामिल हुई हैं। ये बिलावल साहब मजबूरी में, हाँ, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिलावल कंटेनर के ऊपर इमरान खान के साथ खड़े हो जाए। ये इनकी भूल है, मासूमियत है। तो ये सोलो फ्लाइट करेंगे? हाँ, पीटीआई की बिल्कुल सोलो फ्लाइट करेंगे। वो तो जिस तरीके से आप बात कर रहे थे फलां सियासतदान पीटीआई में प्लांटेड था, ये पूरी पीपल्स पार्टी प्लांटेड थी इस मामले में। और ये आपने देखा कि मौके के ऊपर ये ड्राइविंग सीट के ऊपर आ गई थी। ये तो अच्छा हो गया कि जल्दी एक्सपोज हो गई पीपल्स पार्टी। और एतजाज हसन समेत मैं समझता हूँ कि ये जरा काइंडली, हाँ, पीपल एतजाज हसन समेत, एतजाज हसन का नुक्ता नज़र कुछ और है, लेकिन जब फैसला कर लेंगे, बराबर फैसला कर लेंगे, जरदारी साहब फैसला कर लेंगे, तो एतजाज हसन वही करेंगे जो उनको कहा जाएगा या वो फैसला नहीं, लेकिन एतजाज हसन का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और है। मियाँ साहब भी आपको बताएंगे, आपको भी पता है कि चीफ जस्टिस इफ्ताखार चौधरी की बहाली में उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने जरदारी की मुखालफत मूल लेके वो तहरीक जारी रखी। हाँ, तो हर मामले में ये ज़रूरी नहीं है कि आपका नुक्ता नज़र जो आपने अपना लिया उसके ऊपर आप अमल करें। ठीक है। पिछले दिनों जब बात हुई थी वो कहते थे हम तहरीक चलाएंगे, लेकिन जब सारी पार्टियों ने कहा और तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि हम तहरीक नहीं चलाएंगे, लेकिन बाद में इमरान खान ने ऐलान कर दिया। बात मैं ये कर रहा हूँ कि इमरान खान के पास बेहतरीन मौका अपने मौका पेश करने का मियाँ नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में तकरीर करने का था, वो खुर्शीद शाह कहने बिल्कुल खो दिया। इसीलिए मैं इनको मासूम सियासतदान, दुरुस्त बात है। अच्छा, वसीम अख्तर साहब, थोड़ा सा लोगों के जहनों में एक सवाल है, वो ज़रा जवाब दीजिए कि आप तहरीक के लिए हमेशा अगस्त का महीना ही क्यों चुनते हैं? क्या किसी पीर ने कहा? मुझे स्पेशल आज कहा गया कि तहरीक इंसाफ की किसी शख्सियत से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि कभी 14 अगस्त, कभी 7 अगस्त, अगस्त ही क्यों? क्योंकि ये इस महीने में कोई ऐसी कौन सी अफादियत है या किसी पीर ने इस्तिखारा करके बताया? नहीं, मैं बताता हूँ, इस महीने में बड़ी अफादियत है। जो पाकिस्तान 14 अगस्त को मार्ज़ वजूद में आया था, जो आज़ादी की तहरीक जो कायदे आज़म ने चलाई थी, उसका जो हमें नतीजा 14 अगस्त को मिला है। तो अगस्त बहुत ही मोतबर महीना है इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसीलिए अगस्त में चुना है कि ये जो करप्शन के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक है वो अगस्त में ही शुरू की जाएगी। तो इंशाल्लाह हम 7 अगस्त से ये तहरीक शुरू कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे भाई ने इमरान खान साहब की तकरीर के मतलब कहा, तो वो पार्लिमानी तौर पर जब मुश्तरका सारी अपोजिशन पार्टी में एक बात तय हुई थी कि अगर वॉकआउट करेंगे तो इकट्ठे करेंगे, तो इस वजह से फिर क्योंकि हम एक इत्तेहाद में थे, तो उस वक्त उस इत्तेहाद को तोड़ना तो इसी वजह से मुनासिब नहीं था। देखें, हमने हमेशा ही साफ सियासत की है, हक सच पे चलें हम लोग। हम दूसरों की तरह दिलों में कदूफतें रखने वाले लोग नहीं हैं, दिलों में बुग़्ज़ रखने वाले लोग नहीं हैं। हम साफ होकर चले हैं। अगर कोई हमारे साथ साफ होकर नहीं चलता तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनका अपना किरदार है। जहाँ तक हमारे किरदार का सवाल है, हमने अपने किरदार को हमेशा प्रूव किया है कि हम हक सच के साथ खड़े होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या मियाँ साहब ये सियासत में इस तरह से मासूमियत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है फजल हुसैन अवान साहब ने, क्या थोड़ी सी ज़्यादती नहीं कर दी इनके साथ, पीटीआई वालों के साथ? नहीं, मेरा ख्याल है कि मासूम मैं भी उन्हें कहता रहा हूँ बहुत अरसा। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं कहता रहा हूँ, क्योंकि अब उन्होंने ये लफ्ज़ बोला तो मुझे वो अपने अंदर की वो बात याद आ गई कि बात ये है कि जैसे रमूज और इसरार सियासत जो है, जो हमारे यहाँ की जो एक उससे नाबलद हैं, पखंड किस्म की जो सियासत उससे नाबलद हैं, उससे थोड़े से नाबलद है। अच्छा, ठीक। यानी कि उनके पास एक वाकई एक अवाम को जमे गफीर पीछे आया, एक रायमा हमवार करने का मौका था, उसको कंसोलिडेट देखे ना कि सियासत भी एक जंग की सी होती है। ठीक है। जैसे आप कहते हैं जंग जीतने के टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जंग जीतने के बाद उसको गेम्स को कंसोलिडेट किस तरह करना। हाँ।
यानी जो कुछ आपने हासिल किया उसको मुस्तहकम कैसे करना। बिल्कुल ऐसे। अब मुमकिन है वो चूंकि रमूज और असरार सीखते जा रहे हैं और बड़ी तेजी से भी सीख रहे हैं, आगे चल रहे हैं और साथ साथ तजर्बात भी कर रहे हैं, ये सारे मुशाहिदात हो रहे हैं उनको। तो ये चीज़ असल जो बात है, जो असल स्ट्रेंथ है उनकी, वो तो वही लोग हैं जो पीछे हैं उनके। ठीक है, उस स्ट्रेंथ को किस तरह कंसोलिडेट करना है, मुस्तहकम किस तरह करना है और किस तरह एक तसलसल के साथ आगे लेके चलना है, ये अलबत्ता एक उनके लिए एक इम्तहान की घड़ी है। अच्छा, जिसमें अगर नहीं वो कामयाब होते तो फिर मासूमी का नहीं। अच्छा, ये मासूमियत जो है, मुराद अली शाह की जो तब्दीली है सिंध में, क्योंकि तहरीक तो जब चलती है किसी करप्शन के हक में या करप्शन के ख़िलाफ़ या आज़ादी के लिए, तो फिर ये चारों सूबों से उठेगी तो कामयाब होगी। आप क्या समझते हैं, कोई इसको लिंक करते हैं अवान साहब के जी शायद 7 अगस्त को तहरीक शुरू होने वाली है, तो इसमें भी कोई साजिश का अंसर आप देखते हैं कि मुराद अली शाह को लगा दिया गया है, शायद उस तरह से तहरीक कामयाब ना हो सके, वसीम अख्तर को अंदर डाल दिया गया है, 24 अगस्त को इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया है। अब आगे क्या सिनेरियो आप देखते हैं, खुसूसन जो PTI के अंदरूनी इख्तलाफात को भी आप डिस्कस ज़रूर करें कि इनकी मौजूदगी में इस वक्त इस तरह की कोई तहरीक, मुनज़्ज़म तहरीक चल सकेगी जिससे हुकूमत जो है मजबूर हो जाए रिज़ाइन करने पे या वज़ीर आज़म तब्दील करने पे? नहीं जी, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा कोई चांस नहीं है। ये हुकूमत अपनी, मेरी राय है जी कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आखिर तक वज़ीर आज़म रहें। अच्छा जी। और एक थोड़ा सा ये भी ख़दशा है या आप कहें कि तवक्को है, इनके लिए तवक्को है PTI के लिए और मेरे लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए और मियाँ नवाज शरीफ के हामियों के लिए ये थोड़ा ख़दशा हो सकता है कि शायद इतना प्रेशर आ जाए उनको कि मुस्लिम लीग नून के लिए, वैसे पहले इलेक्शन होने वाले नहीं हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा, 2018 से पहले इलेक्शन नहीं देखते? हाँ, नहीं देख रहा हूँ। बाकी तहरीक ये जो है उसमें कामयाबी तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे के चले जाएँ और मुझे ये कामयाब होती तहरीक नज़र नहीं आती। आपने पहले सवाल ये किया था, वो मुराद अली शाह उनकी अपनी कोई सियासत है, उसका इस तहरीक के साथ कोई तल्लुक़ नज़र नहीं आता। इससे पहले आपने 4 सीटों के हवाले से सवाल किया था कि वो 4 नाकाम हो गए इमरान खान। नहीं, लेकिन मैं उसको नाकामी फिर भी नहीं समझता। हाँ, ये भी मैंने कहा। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने ये नहीं, क्योंकि अगर स्ट्रेटजी इमरान खान की ये थी कि मैंने हुकूमत को एंगेज रखना है, फंसाए रखना है, लोगों में जिंदा रहना है, तो फिर इमरान खान कामयाब हुआ। अच्छा, तो बाकी जो लोग ये बात करते हैं कि वो इमरान खान अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके, जो उनका था, उनका मिशन ये था कि ये साबित करना कि धांधली हुई है इलेक्शन में। और 4 सीटों के ऊपर 4 का 4 वो जब नतीजे आए हैं, मेरा ख्याल 3.5 के ऊपर नतीजा आ चुका है, तो आदि का ऊपर ख्वाजा आसफ वाला नतीजा आना है, तो वो 3.5 जो नतीजे आए हैं वही आए हैं जो इमरान खान जो वो कहते थे। अच्छा, लेकिन वो जो आपका बन गया वो नासरुल मुल्क साहब की सरबराही में कमीशन, अच्छा, उस कमीशन के फ़ैसले के ऊपर मुझे जनरल ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के दौर की सुप्रीम कोर्ट याद आती है। एक तो दोनों मरतबा उन्होंने उसको वैलिड करार दिया, उसको जायज़ करार दे दिया मार्शल को, और एक बात अपनी तरफ से कह दी, वो खुदा बेहतर जानता है कि इनको फ़र्द वाहिद को इख्तियार दे दिया तरमीम करने का आइन में, जो उन्होंने मांगा नहीं था। अच्छा, ये देखें केस क्या गया है, केस गया है मुनज़्ज़म धांधली हुई है या नहीं धांधली, मुनज़्ज़म का लफ्ज़ था। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म नहीं हुई। हाँ, जिस वक्त वो आ गया, ये बात हुई ना, ट्यूआर्स बने उस वक्त, तो उसी वक्त जो दानिश्वर लोग हैं मियाँ साहब जैसे, उन्होंने उसी वक्त समझ लिया था कि इमरान खान को कामयाबी नहीं होने वाली, क्योंकि मुनज़्ज़म धांधली हुई नहीं थी। ठीक, किसी एक जगह के ऊपर बैठ के कहीं फेयर इलेक्शन हुआ था, कहीं हुई थी, कहीं धांधली अगर हुई है, कहीं PTI ने कर ली है, कहीं पीपल्स पार्टी ने कर ली, मुस्लिम जहाँ जिसका जोर धांधली। चूंकि हमारा मौजू नहीं है, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ आप ही के पास। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब आऊँगा तो हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो वसीम अख्तर को नामजद किया गया मेयर, 24 अगस्त का इलेक्शन कैसा रहेगा, क्या जेल में तारीख रकम होगी कि जेल में रह के नामजद मेयर इलेक्शन जीतेगा या फिर उनकी ज़मानत हो जाएगी? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक जी। अवान साहब, आप बात कर रहे थे, मुकम्मल कर लें जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब उनका फैसला आया तो उन्होंने ये कहा कि धांधली नहीं हुई, मुनज़्ज़म धांधली नहीं, यही पूछा गया था, बस फैसला इतना ही होना चाहिए था। साथ उन्होंने कह दिया, जो पूछा ही नहीं था किसने, मुस्लिम लीग नून ने भी नहीं पूछा था, उन्होंने कह दिया अपने फैसले में कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं।
हाँ, तो ये देखें कि वही फिर ज़ियाउल हक वाला वो अदलिया ठीक हो गया। यानी मैं मुतम्मल नहीं हो सकता, मैंने सुबह नोटिस ना आ जाए। जी जनाब, अपना वसीम अख्तर साहब, आप मुझे ये बताएं, हम थोड़ा सा ना बात कर लें कराची के हवाले से, मेयर के हवाले से। आपकी जमात क्या समझती है कि इस वक्त जो 12 मई वाला जो वाक़या, क्योंकि उसमें आप भी शामिल थे तहरीक में, जब चीफ जस्टिस की बहाली की तहरीक चल रही थी, मुस्लिम लीग नवाज भी थी, एतजाज़ हसन साहब भी थे, तकरीबन पार्टियों का आपस में इत्तफाक था, MMM भी शामिल थी, और वो रैली को ना निकलने देने के लिए अल्ताफ़ हुसैन की इंस्ट्रक्शंस पे उस वक्त के सिंध के वज़ीर दाखिला ने पुलिस से हथियार वापस ले लिए और रैली को रोकने का ऑर्डर दे दिया गया, कंटेनर लगा दिए गए, जिसके नतीजे में 48 लोगों की जानें गई। उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब होना क्या चाहिए? आप क्या समझते हैं? वही नामजद मेयर है जो इकरार जुर्म कर रहा है। इसके लिए मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। आपने जो पहले सवाल किया था मेरे भाई को कि जो जैसे हालात चल रहे हैं PTI की, जो इंटरनल मामलात है उसमें यह तहरीक कामयाब हो सकती है कि नहीं, मुझे वो आपको क्लियर करना है। देखें, पार्टियों का इलेक्शन एक जमहूरी तरीका है, एक जमहूरी अमल है, उसमें मुखालफतें बन जाती हैं। एक चीज़ पे PTI के वर्कर कमिटेड हैं कि जब भी हमारे कायद ने आवाज़ दी, हमारी मुखालफत आपस की लाख हो, जब भी हमारे कायद ने आवाज़ दी है, हम हर मुखालफत भूल के उसके पीछे खड़े हुए हैं। और साथ की जो कॉल है हमारे कायद की, इमरान खान साहब की कॉल है, उसके लिए हमारे सारे इख्तलाफात ख़त्म हैं, हमारी पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं रहा। उसके लिए हम सारे जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सारे मिलके, सारे वर्कर्स पूरी तैयारी कर रहे हैं और उसको भरपूर तरीके से हम अंजाम देंगे। सेकेंडली, जहाँ तक कराची का मामला आता है, तो देखें, वसीम अख्तर साहब ने इकरार जुर्म कर लिया है अपनी स्टेटमेंट में जी। कुछ लोग कह रहे हैं जी उन्होंने जनाब बाद में कह दिया है कि मुझसे ज़बरदस्ती स्टेटमेंट ली गई है। देखें, एक तरीकाकार है, जब पुलिस किसी की स्टेटमेंट लेती है, बेशक उन्होंने मौके पे भी मुजरम पकड़ा है, को कत्ल का मुजरम मौके पे पकड़ा है, उसकी स्टेटमेंट पुलिस उसे साइन करवा लेती है, अहमियत होती है, वो जाके अदालत में उसको डिफर कर सकता है, ये कानून है। लेकिन उन्होंने अदालत में डिफर नहीं किया। हाँ जी, ये नहीं उन्होंने, बल्कि जब अदालत में खड़े हुए, मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, तो वकला ने कहा, सॉरी पुलिस वालों ने कहा कि इन्होंने ये कन्फेशन किया है, हम इसकी रोशनी में इन्होंने एक बंदा असलम काला नामी पकड़वा दिया है और मजीद गिरफ्तारियां करवाना चाहते हैं, वहां उन्होंने मानी ये बात। हाँ, नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि कुछ लोगों का के शायद क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट चल रही थी, मीडिया में भी चल रही थी, न्यूज़ में भी चल रही थी कि उन्होंने मतलब कि इनकार कर दिया है कि मुझसे ये जबरदस्ती स्टेटमेंट ली वकला के कहने पे शायद कर दिया, पुलिस ने अपनी मर्जी से एक रिपोर्ट घर ली है। तो उसके लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप मौके पर भी अगर पकड़ा जाए बंदा, वो भी स्टेटमेंट देता है, वो जाके उसको अदालत में रिफ्यूज कर सकता है कि मुझसे जबरदस्ती ली गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सच हो गई है। और सेकंडली देखें, अगर इस तरह के जो एक मुजरम जिसने अकबाल जुर्म कर लिया है, वो अगर कल को मेयर बनता है, तो इससे आपको बहुत वाज़ेह नजर आ रहा है कि इनकी पॉलिसीज क्या हैं, इनकी सियासत क्या है। अभी साथ आप ये कहते हैं कि जो उनके बहुत सारे वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं। अभी एक बंदे के अगर लाख वोटर हैं तो उसको किसी को कत्ल करने का हक नहीं मिल जाता। अगर वो 1 लाख वोटर वाले को कत्ल करने का हक है, तो एक बंदे को, एक वोट वाले को कत्ल करने का हक है। यानी कोई लाइसेंस नहीं है कि आप एमएनए बन के कोई बंदों के कत्ल करने का आपको कोई सर्टिफिकेट मिल गया और आप दोबारा मेयर आ सकते हैं। और सेकंडली, सबसे जो इस दौरान एक और बात हुई है कि खुर्शीद शाह साहब ने तायीद की है जो वसीम अख्तर साहब के मेयर बनने की। वो इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आपको एक नजर आ रहा है एक बंदा मुजरम है, जुर्म कर चुका है, उनके रॉ के साथ मतलब के मामलात हैं, उनकी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, 48 लोगों को कत्ल करा चुका है, उसकी आप तायीद कर रहे हैं कि ठीक है ये बंदा ठीक है, इसको मेयर लगा दें। तो ये दोनों पार्टियां जो हैं मुक मका करके मुल्क कौम को बेच रही हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। जी, अपना जी मुल्की मफाद में पेश नज़र रखते हुए क्या ऐसा होना चाहिए कि एक बंदा इकरार जुर्म भी कर रहा है, इकबाल जुर्म भी कर रहा है, असलम काला को भी पकड़वा रहा है, और फिर अदालत में भी ये बात साबित हो रही है जो असलम काला है वो आगे बंदे पकड़वा रहा है, सबूत भी सामने हैं, असलहा भी सामने है, राव अनवार साहब की स्टेटमेंट्स भी सामने हैं, प्रोग्राम्स में ये बातें हो रही हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं? तफ्तीशी अफसरान आके मीडिया पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मियाँ साहब क्या समझते हैं, इनकी क्या कोई वैल्यू है कानून के अंदर? मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी इसमें ज़रा और काविश कर ली जाती है और मुमकिन है इसमें ये कामयाब हो जाते हैं कि ये 164 के बयान मजिस्ट्रेट के रूबरू, अदालत के रूबरू अगर हासिल कर लिए जाते तो फिर तो वो एक मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता कि जी उन्होंने अदालत के रूबरू एक बयान दे दिया है, इतराफ़ जुर्म कर लिया है। लेकिन बहरहाल चूँकि शायद इनको भी दबाव हो, वो ना मान रहे हों या कोई इस तरह की बात हो। लेकिन बात यह है कि अगर इतराफ़ जुर्म कर भी लिया जाए तो जब तक करॉबरेटिंग एविडेंस ना आए
यानी शवाहिद जो हैं, तो आप इतराफ़ जुर्म अदालत में करने के बावजूद भी बाज़ औक़ात वकला इस बात का फ़ायदा उठा लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं कि जी कोरॉबरेटिंग एविडेंस नहीं है, अच्छा, किसी दबाव में थे या किसी टेंशन में ये कह गए, यानी स्टेटमेंट हो गई लेकिन एविडेंस हाँ, नहीं। लेकिन चूंकि अदालत के रूबरू नहीं हुई, ठीक है, इसलिए वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर अदालत का अगर कन्फेशन स्टेटमेंट अदालत के रूबरू भी हो फिर भी एविडेंस की जरूरत होती है। जी, फिर नहीं, नॉर्मली उसमें ये होता है कि प्रेसिडेंट्स इस तरह के हैं कि इस तरह की रवायात हैं कि फिर आमतौर पे अदालत सजा दे देती है मुझे। अच्छा जी, यानी माना ये जाता है कि अदालत के रूबरू जो बयान है वो एक फाइनल स्टेटमेंट, एक हतमी बयान होता है, यानी उसकी फिर बाद में कोरॉबरेटिंग एविडेंस की वो तो फिर बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, ये सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये था कि चूंकि इस तरह का भी बयान नहीं आया, अलबत्ता ये है कि शवाहिद या ज़ाहरी सूरत हाल भी कुछ इस तरह दिखाई देती है कि ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनके डांडे जाके MQM के कुछ लीडर्स के साथ मिलते हैं। खासतौर पे वसीम अख्तर चूंकि उस वक्त कमांड में थे, और ये कहना कि जी वसीम अख्तर इसमें बिल्कुल बरी ज़िम्मा है, ये बात कोई हजम नहीं होती आसान। ठीक, अच्छा जी, ये बात हजम नहीं होती जी फजल हुसैन अमान साहब, फिर भी वो अपना बबांगे दोहल, उनके लोग आके टीवी पे चीख चीख के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि जी हम बेगुनाह हैं, और फिर शवाहद अमजद साबरी के भी उन्हीं के साथ जाके मिलते हैं कत्ल के। ये देखें जी कि दुनिया का सबसे जो जालिम इंसान होता है वो सबसे ज़्यादा बुज़दिल होता है, ये तो ऐसा तयशुदा बात है। हाँ, ये तयशुदा बात है। और ये देखेंगे अगर वो अदालत में जाके वसीम अख्तर का बयान ले लिया जाता तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मुजरम साबित हो जाते और उनको फिर सज़ा के लिए अगला, और कुछ हल्के मेरे ख्याल में ये नहीं चाहते कि वो इस तरीके से उनको सज़ा मिल जाए। अच्छा जी, वो आपने कहा जी कि वो किस तरीके से, आपने कहा जी कि वो जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ेंगे, उनको नामजद किसने किया है? उनको नामजद किया है अल्ताफ हुसैन ने, अल्ताफ हुसैन, जिसके बारे में वो कन्फेशन कर चुके हैं कि हमें उनकी तकरीरें मजबूरी में सुनना पड़ती। बिल्कुल, ये वसीम अख्तर की स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो ये देखें कि उनको नामजद किया और अब भी यही मुतहिदा उनको नामजद किए हुए है, ये कहती है वो जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ेंगे। और ये देखें कि अगर मामलात बिल्कुल सीरियस हो, फौज सीरियस हो, तो फिर वो जेल में बैठ के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मेरा जो नुक्ता नज़र है, मुझे जो नज़र आता है, वो जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ेंगे। ये इशरतुल आबाद ये किसके नामजद करदा? चले हम इस तरह कर लेते हैं, क्या उनको लड़ने दिया जाएगा? मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूँ। ये इशरतुल आबाद गवर्नर सिंध के वो किसके नामजद करते थे? वो भी मुतहिदा के और अल्ताफ़ हुसैन के नामजद करता थे। आज वो किसके बंदे हैं? वो फ़ौज के बंदे हैं, वो हुकूमत के बंदे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। इसी तरीके से नामजद किया हुआ वसीम अख्तर मेयर है उनका, मुतहिदा कौमी मूवमेंट का, और कल जब इलेक्शन होगा हो सकता है वो किसी और का नुमाइंदा बन के वो इलेक्शन जीत जाए। अच्छा, यानी ये आप कह रहे हैं कि शायद वो उन्हीं के साथ खड़ा हो जाए जिनके साथ उनको उसको खड़ा किया जाएगा। जी वसीम अख्तर साहब, इस तरह की अगर सिचुएशन पाकिस्तान में रहती है तो फिर कौन सी तब्दीली, क्या आप इमरान खान जो दीवारों के साथ साथ टकरा रहे हैं, कौम को इकट्ठा कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा अगर इसी तरह से इलेक्ट हो के लोगों ने आना है, अवामी नुमाइंदों ने इसी तरह आके तो फिर अपनी जुल्म बर्बरियत जारी रखनी है, वही सिलसिला जारी रहना, तो फिर क्या ये शोर मचने का क्या फ़ायदा? फिर आराम से बैठे हम घरों में, सब लोग अपने आराम करें। देखें, इंतहाई अफसोस की बात है कि पाकिस्तान किन हालात से दो चार है, और इसके बावजूद ये सियासी लीडरों को या सियासी पार्टियों को किसी को शर्म नहीं आ रही। लोग भूखे मर रहे हैं, माएँ अपने बच्चों को जहरे दे रही हैं भूख की वजह से, बच्चे अगवा हो रहे हैं। अभी लाहौर में 6 माह में 312 बच्चे अगवा हुए हैं सिर्फ लाहौर में। कोई कानून नहीं है, कोई इधर अदारा महफूज नहीं है, और उसके बावजूद आप अपनी अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं। किसी को मुल्क, किसी को अवाम की तो परवाह ही नहीं है। और देखें, हम और कहा यह जाता है कि अवाम को हमेशा से देखें, माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल करें, अवाम को हमेशा से धोखा दिया जा रहा है। देखें, हालात यहाँ तक पहुँच गए। आज मैं न्यूज़ देख रहा था कि शादरा में को 3 लोग मर गए हैं बिजली की नंगी तारों के साथ लटकने से। तो एक वफाकी जो नुमाइंदे हैं मौजूदा जमात के, वो उधर बयान दे रहे हैं जी ये इनके घर वालों के कसूर है, इन्होंने घर क्यों इधर तारों के नज़दीक बना लिए। तो भाई उसे ये कोई ये बताने वाला नहीं था कि जब LDA घरों की मंजूरी देती है तो वो देख के दे ना, अगर मतलब कि LDA की मंजूरी के बाद बगैर बन रहे हैं घर तो वो तब भी उनकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है। देखें ये हो क्या रहा है कि कोई भी अपना जो अदारे हैं वो अपना काम जिम्मेदारी नहीं निभा रहे और उल्टा अवाम पहले ही पिसे हुए हैं और उनको इल्जाम दिया जा रहा है। इल्जाम। जी मियां साहब, ये मैं तो कहता हूँ राय हमवार करते रहना चाहिए। अच्छा, एक तसलसल के साथ, यानी जिस तरह आप कहते हैं कि हुकूमतों की नाकामी सोसाइटी की नाकामी नहीं है, की नाकामी नहीं होती है। मैं बारहा इस पर लिख भी चुका हूँ और कह भी चुका हूँ कि हुकूमत की का इन्हतात जो है वो मुआशरे का इन्हतात जरूरी नहीं होता जी। यानी मुआशरा अगर ग्रो करता जाए। इसी पॉजिटिव नोट पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि किसी मुल्क की हुकूमत की नाकामी सोसाइटी या स्टेट की नाकामी नहीं समझी जाती। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, मियां सैफ रहमान साहब, जनाब अवान साहब। सोचना यह है हमें कि अब हमारी जो डायरेक्शन है इस वक्त वो दुरुस्त है। हम इकनॉमिक कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहे हैं, अब वो मुकम्मल होगा। कालाबाग डैम का ख्वाब हमने देखा था, क्या वो शर्मिंदा ताबीर होगा? उसकी भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ कि जब मैं कल प्रोग्राम कर रहा हूँ तो इस हंसते बसते पाकिस्तान में एक नई उम्मीद की किरण पैदा हो जिस पे हम कल डिबेट करें। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।